हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की अपनी पहली क्लास वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स ऐसे तो आपकी क्लास में सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन फिर भी चूंकि ये फिजिक्स का भी पार्ट है और मैथ्स का भी पार्ट है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेक्टर। और इसमें प्रैक्टिस की भी बहुत जरूरत है और लॉकडाउन की वजह से आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग एकदम अच्छे से करेंगे तो इससे आपका थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स भी दोनों साथ साथ प्रिपेयर होता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे इंटर के कोर्स में शायद ये 15 मार्क्स का है और शायद बच्चे इससे थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ज्यादा, और मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा डायग्राम से उनको दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इससे आपका थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स दोनों साथ साथ कवर होता चलेगा। वेक्टर से थोड़ा बहुत आप लोग परिचित होंगे। आप लोगों ने क्लास 9 में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां। भौतिक राशियों से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज मीन्स अदिश राशियां और वेक्टर क्वांटिटीज मीन्स सदिश राशियां। तो अदिश और सदिश नाम से स्पष्ट है। अदिश जिसमें दिशा अनुपस्थित हो, सदिश जिसमें दिशा भी हो। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज आपकी दो टाइप की हैं। स्केलर और वेक्टर। वेक्टर को हम हिंदी में बोलेंगे सदिश और स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे मास यानी कि मास, टेम्परेचर, स्पीड। और ऐसी राशियां जिसमें क्या कहते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपको मालूम ही होगा स्केलर और वेक्टर थोड़ा सा आपका रिवाइज हो गया है। यहाँ पर हमें स्केलर क्वांटिटीज को नहीं पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ना है। इसको और ज्यादा एलोब्रेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक बुक है। अब उस बुक से हम किस तरीके से स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज को डिफाइन। बुक के पास क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और साथ ही साथ उसका एक वॉल्यूम होगा, एक वेट होगा। जब वो आप मेजर कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैंने आपसे बोला आपके पास एक बुक है, आपको उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करनी है, आप बुक का कोई भी कोना उठा करके कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट वो बुक किसी टेबल पर रखी है, कोई व्यक्ति आपसे थोड़ी दूर खड़ा है या आपके सामने बैठा है, अगर आपको उसे बुक देनी है तो बुक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक को उठा करके उस पर्सन तक पहुंचाना होगा। और उठाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी होगी। फोर्स यानी कि बल। बल लगाते वक्त आपको क्या है, बल लगाया, आपकी ऊर्जा खत्म हुई यानी कि कुछ परिमाण हुआ। और साथ ही साथ बल आपको किस दिशा में लगाना है ये भी देखना है कि व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा हुआ है तो आप हाथ के द्वारा उसे सरका करके बुक को व्यक्ति को सामने दे सकते हैं। और उसी बुक अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर खड़ा है तो आपको उसे उठाना पड़ेगा फोर्स लगा करके और उसे देना पड़ेगा। तो जब तक हम बुक को सिर्फ मेजर कर रहे थे तब तक उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं था, लेकिन जैसे ही बुक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, उसमें दिशा, परिमाण तो नहीं क्योंकि भाई फोर्स लगा रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसमें आप परिमाण तो है ही, साथ साथ दिशा भी, क्योंकि आपको पता है, पहले से पूर्व निर्धारित है कि आपको किस दिशा की ओर कार्य करना है। तो आशा है कि आप अदिश और सदिश का अंतर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें अदिश राशियां नहीं पढ़ना है क्योंकि हम फिजिक्स में नहीं, इसको मैथमेटिक्स में देख रहे हैं। और वेक्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी देख लेंगे कि वेक्टर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। देखिए, संवर्ग और टाइप्स, प्रकार और संवर्ग दोनों अलग अलग चीज है। वेक्टर के दो संवर्ग होते हैं, यानी कि उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, और वेक्टर के टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, उसके बाद हम उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर के दो संवर्ग होते हैं, यानी कि
सदिश के संवर्ग। कैटेगरीज ऑफ वेक्टर। पहला है आपका फ्री वेक्टर और दूसरा है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त सदिश और लोकलाइज्ड वेक्टर को बोलते हैं स्थानीयकृत सदिश। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज दैट आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB। ये सिंपली एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे, उसकी एक फिक्स लेंथ होती है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि इसकी एक फिक्स लेंथ है, मान लीजिए 5 मीटर्स। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं A और B। अब चूंकि ये लाइन सेगमेंट है, चाहे हम इसे A से मेजर करें और B तक पहुंचे या B से मेजर करना स्टार्ट करें और A तक पहुंचे। अब इसमें हमने 2 नेल यानी कि कील लगा दी हुई है। इसकी एक फिक्स लेंथ है 5 मीटर। अभी जब तक ये लाइन सेगमेंट है, सिर्फ इसके पास एक मैग्नीट्यूड है जो कि 5 मीटर का है और इस लाइन सेगमेंट को हम चाहे AB बोले या BA बोले। यदि हम AB बोलते हैं तो A इसका इनिशियल पॉइंट होता है और B इसका टर्मिनल पॉइंट होता है। टर्मिनल मतलब अंतिम और इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु। और अगर हम BA बोलते हैं तो अभी B आपका इनिशियल हो जाएगा और A टर्मिनल हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर हमें बोला जाए कि हमें A से B तक पहुंचना है, यानी कि A से स्टार्ट करना है और B तक पहुंचना है, यानी कि मेजर करने के लिए हमें A से चलना पड़ा और B तक जाना पड़ा, तो डायरेक्शन आपको जाहिर सी बात है A से जाने के लिए हमने एरो यहाँ पर लगाया है। तो अब इसमें क्या है कि हम A से B तक मेजर कर रहे हैं, इसके पास परिमाण है और साथ ही साथ इसमें अब आपको दिशा भी मिल गई है, तो इसे हम बोलेंगे वेक्टर AB। वेक्टर AB को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम इनिशियल पॉइंट लिखते हैं, फिर टर्मिनल पॉइंट लिखते हैं, फिर AB पूरा लाइन सेगमेंट का नाम लिखते हैं। उस लाइन सेगमेंट के ऊपर चूंकि अब ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। एरो हमेशा हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल पॉइंट पर जाकर के एरो का एंड करते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है या जो वेक्टर, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें कोई सदिश है, उसका मूवमेंट कहाँ है आपका A से B की तरफ। दूसरा चीज, लाइन सेगमेंट सेम यही है, नेल A है, ये नेल B है, लेकिन अब इसको मेजरमेंट करने का हमारा तरीका बदल गया। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हम B से A की ओर जा रहे हैं, तो B हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और A हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब इसमें आपने क्या देखा, एक ही लाइन है सेम मैग्नीट्यूड की, लेकिन डायरेक्शन से दोनों के ऊपर फर्क पड़ गया है। AB एक अलग चीज को डिनोट कर रहा है और BA एक अलग चीज को डिनोट कर रहा है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो इसमें चेंज नहीं हुई है, वो है इसका परिमाण, यानी कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ। उस केस में भी वो 5 मीटर थी और इस केस में भी ये 5 मीटर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज इक्वल टू 5 मीटर। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं यानी कि परिमाण निकालते हैं, परिमाण निकालने का तरीका ये होता है, आपको मालूम ही होगा। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो वेक्टर में चूंकि डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है, अदिश और सदिश में सिर्फ एक दिशा का छोटा सा अंतर होता है जो सदिश राशियों को अदिश राशियों से अलग करती है। तो आप आई होप कि आप इसका रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे, वेक्टर को लिखने का तरीका समझ गए होंगे और स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हमने आपको कैटेगरी, चूंकि हमारा साथ साथ बार बार चलेगा, फ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, तो इसलिए हमने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है कि ये सदिश के संवर्ग है, टाइप्स ऑफ सदिश नहीं, यानी कि सदिश के प्रकार नहीं है, ये सदिश के संवर्ग हैं।
दो तरीके से वेक्टर्स काम करते हैं, एक मुक्त सदिश के रूप में, दूसरा स्थानीयकृत सदिश के रूप में। इसका भी मतलब अभी जब हम आपको इक्वल वेक्टर बताएंगे तो और अच्छे से इसको समझा देंगे। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि सदिश के दो संवर्ग होते हैं, मुक्त सदिश और स्थानीयकृत सदिश, यानी कि फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। चूंकि हम वेक्टर्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाते हैं तो इसको हम वेक्टर्स को कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स आर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास दिशा होती है। और वेक्टर्स चूंकि लेंथ, जब जो चीज हम मेजर कर रहे हैं, हमने पहले बताया फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि उसे हम छू करके देख करके भौतिक रूप में वो हमारे सामने उपस्थित है, तो यानी कि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगी। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर, सपोज दैट अ वेक्टर ए बी, ये जो है कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। वेक्टर्स या तो 0 होते हैं या तो उनका मान धनात्मक होता है, लेकिन वेक्टर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेंथ निगेटिव नहीं होती, आपका वॉल्यूम निगेटिव नहीं होगा, क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए जो वेक्टर्स दो ही तरीके से उनका मान ग्रहण कर सकते हैं, या तो वेक्टर्स का मान 0 होगा या तो वेक्टर्स का मान एक धनात्मक राशि होगी, लेकिन वेक्टर्स कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। परिमाण के परिप्रेक्ष्य में दिशा के रूप में निगेटिव आ सकता है, लेकिन वेक्टर्स में अगर निगेटिव साइन आता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो उसकी दिशा के बारे में बता रहा है कि वो दी गई दिशा के विपरीत चल रहा है, इसलिए निगेटिव है। लेकिन उनका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव या ऋणात्मक नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से वेक्टर्स के टाइप मिलेंगे, लेकिन हमने जो आपको बताएंगे उसमें लगभग 7 या 8 प्रकार के वेक्टर्स आपको हम बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, को इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर, एक समतलीय सदिश। 7 प्रकार के वेक्टर्स हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। जीरो वेक्टर्स यानी कि शून्य सदिश, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, को इनिशियल वेक्टर यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु 1 हो ऐसे वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, को लीनियर वेक्टर संरेखीय सदिश और को प्लेनर वेक्टर एक समतलीय सदिश। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है जीरो वेक्टर।
ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जो है वो शून्य हो। परिमाण किस स्थिति में, जबकि मैं आपको बताया कि वेक्टर्स को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स के थ्रू दिखाते हैं। यानी कि सपोज दैट ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है AB, जिसका डायरेक्शन है AB से। किस कंडीशन में AB वेक्टर का, चूंकि दिशा तो शून्य हो नहीं सकती तो परिमाण ही शून्य होगा, तो किस स्थिति में वेक्टर AB का परिमाण शून्य होगा, या कब हम कह सकते हैं कि ये एक जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा? जब किसी दिए गए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो जाए, उस स्थिति में उस वेक्टर का परिमाण जो होगा वो शून्य होगा। ऐसे सदिशों का परिमाण शून्य होता है जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, कोइंसिडेंट हो, यानी कि संपाती हो, तो उनको हम जीरो वेक्टर या शून्य सदिश बोलते हैं। संपाती होने के लिए या तो आप A से B पर जाएंगे, और यदि इसका डायरेक्शन इस तरीके से दिया हुआ हो, B से A पर जाएंगे। तो यानी कि जिस वक्त वेक्टर जीरो हो उस वक्त वो किसी भी दिशा का, उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी किसी का रिजल्टेंट होता है जीरो, तो इसलिए उस वक्त हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो डायरेक्शन यानी कि किसी वेक्टर के परिणाम स्वरूप, किसी वेक्टर की संक्रिया के परिणाम स्वरूप हमको शून्य प्राप्त हुआ है, इसलिए जीरो वेक्टर को दिखाने का जो तरीका होता है वो जीरो के ऊपर हम वेक्टर का साइन, जो वेक्टर का सिंबल होता है, इस तरीके से एरो लगा करके ही हम जीरो वेक्टर को दिखाते हैं। तो जीरो वेक्टर इस तरह से हुआ, और चूंकि जब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि ऐसे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक हो, या प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक ही हो, उसको हम जीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सपोज दैट ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है AB, इसको हम आप स्मॉल a से दिखाएंगे। स्मॉल a मान लीजिए कि एक ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर a के बराबर है। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर जो वेक्टर AB यानी कि वेक्टर A के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम A कैप से डिनोट कराते हैं। A के ऊपर हम इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं A कैप। तो वेक्टर A के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम A कैप के द्वारा दिखाते हैं। A कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 यानी कि यूनिटी के बराबर, हमने आपको पहले से ही डेफिनेशन में बता रखा है। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जो होता है वो 1 के बराबर होता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और किसी दिए गए वेक्टर A के अलोंग ही जो यूनिट वेक्टर हम असाइन करते हैं उसको A कैप के द्वारा दिखाते हैं। अब मान लीजिए आपकी AB की लेंथ जो है वो 100 यूनिट के बराबर है, तो इसमें जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो A कैप इतनी दूर, यानी कि उसका AB के मैग्नीट्यूड से कोई भी लेना देना या नहीं है, उससे वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। A कैप और वेक्टर A में इतना जो सिमिलरिटी वो है उसका मतलब ये हुआ कि जो A कैप है वो वेक्टर A के अलोंग यूनिट वेक्टर है और जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड भी आपके A के बराबर यूनिट के बराबर होगा। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आपका 100 के बराबर होगा और A कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 यूनिट के बराबर होगा। यूनिट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, बस दोनों में जो सिमिलरिटी या रिलेशन है वो ये है कि A कैप का डायरेक्शन वेक्टर A के अलोंग है, यानी कि ये जो A कैप है वो वेक्टर A का ही यूनिट वेक्टर है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है और वो किसी दिए गए वेक्टर के अनुदिश ही होता है। तो कल आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आपको 7 टाइप के वेक्टर बताए हैं, उसको आप अपनी एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा। 2 हो गया, रेस्ट 5 आपका कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।